हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल एनालिसिस। इट इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ एवरी इंक्रीमेंटल यूनिट। एवरी इंक्रीमेंटल यूनिट मतलब हर वस्तु कोई भी जो बढ़ रही है तो क्या हमें उसका एक यूनिट बढ़ाना चाहिए या नहीं, ये उसका एनालिसिस होता है। इट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। ये बहुत मददगार होता है इन टेकिंग डिसीजंस। अब चाहे वो कंपनी हो कि उन्हें एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहिए या नहीं। अब देखिए, कंपनी में कोई एक सिंगल यूनिट तो बनता नहीं है कि अगर वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो एक शर्ट बनाएंगे, नहीं, उनके लिए पूरा एक बैच तैयार होगा, है ना। तो बैच तैयार होगा तो वो हो सकता है 1000 शर्ट्स का एक बैच हो, तो वो एक एक एक्स्ट्रा यूनिट उनके लिए इज इक्वल टू 1000 शर्ट्स। तो कंपनी को वो बनाना चाहिए या नहीं, या कंपनी को एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करने चाहिए या नहीं। एक एक्स्ट्रा वर्कर हायर करने से उनका बेनिफिट कितना है वर्सेस उनका खर्चा कितना है। तो जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 2 सामान बनाता है, तो 2 व्यक्ति मिलके कितना बनाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे कि 4 चीजें बनाएंगे। एक व्यक्ति 2 चीजें बनाता है, मींस 2 पीपल विल मेक 2 ईच, तो 4 हो गया, है ना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी उनका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो आता है वो 2 चीजें बनाता है, किसी की स्पीड कम ज्यादा होती है ना। ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन जो है ना वो अलग अलग होता है। तो हमें एक एक्स्ट्रा व्यक्ति रखना चाहिए या नहीं, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। बिकॉज देखिए, एक व्यक्ति एक काम तो करेगा नहीं, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि देयर वाज अ मिल्क सेलर ने जो है एक सबसे शुरुआत की बिजनेस की, उसने एक बफेलो या एक काऊ खरीदी, ठीक है। अब उसको एक केयर टेकर की जरूरत थी जो उनको चारा दे, जो उनको ध्यान रखे। तो उसने एक व्यक्ति को हायर किया, ठीक है, मान लीजिए 5000 रुपीज पर मंथ में, जो सुबह शाम आके देखेगा। अब सेकेंड बफेलो उसने खरीदी तो भी वो सेम व्यक्ति उसके केयर कर रहा है। थर्ड बफेलो खरीदी तो भी, या काऊ खरीदी तो सेम व्यक्ति जो है अप टिल फोर जब तक उसके पास कैटल हो गए तब तक वो एक व्यक्ति से काम चला सकता है। लेकिन जैसे ही उसको 5वीं काओ खरीदने हैं तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो 5th काओ खरीदे या नहीं खरीदे, क्या उसका मिल्क कितना बिक रहा है, क्या इतना फायदा हो रहा है कि वो 5000 रुपए का एक एक्स्ट्रा सेकेंड वर्कर हायर करे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या वो 5th काओ खरीदे या नहीं, या फिर क्योंकि देखो यहाँ पर तो 5000 रुपीज डिवाइड हो गए 4 काओ में, तो उसको पर काओ जो है ना 1250 रुपीज का खर्चा पड़ रहा है देख रेख का। लेकिन 5th काउ खरीदते ही 5th काउ पे फिर से 5000 का खर्चा आने लगेगा। तो क्या वो 5th के बाद 6th 7th 8th 9th ऐसे 4 काउ तक का, या 5th 6th 7th 8th तक 4 काउ तक एक ही व्यक्ति केयर कर सकता है। तो क्या ऐसा है कि वो 8 काउ तक ले जाने का सोच रहा है अपना बिजनेस, देन ओनली ही शुड बाय द 5th काउ, तभी उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे एनालिसिस होते हैं कि क्या हमें एक्स्ट्रा वर्कर रखना चाहिए, क्या हमें बिजनेस और बढ़ाना चाहिए या नहीं। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का यहाँ पे एनालिसिस होता है कि मिल्क, फिर आगे इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिल्क का पर लीटर कितना हमें मिल रहा है, तो क्या हमें इतना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है मिल्क को बेचने से कि 5th काउ की जो देख रेख है, जो खर्चा है सेकेंड केयर टेकर का, वो निकल आएगा कि नहीं। इस तरीके से इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इंक्रीमेंटल मतलब हमें किसी एक्टिविटी को इंक्रीमेंटल का पूरा देखना कि उसमें हमें कॉस्ट क्या लग रही है वर्सेस बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखना एक यूनिट बढ़ाने से कि एक और हम यूनिट बढ़ाएं या नहीं। अब वो यूनिट किसी भी चीज का हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये हम रीड करेंगे। इट फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग 1 यूनिट ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रोडक्शन। तो जैसे आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जिसके पास केटल्स हैं, तो वो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए एक काऊ या नहीं, 5वीं काऊ रखनी चाहिए या नहीं। कंजम्पशन, अगर हम कुछ खा रहे हैं तब भी हम 1 चपाती 2 चपाती 3 चपाती 4 चपाती 5 चपाती और खाना चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियसली वी स्टॉप एट सम मोमेंट। हम कभी तो ऐसा होता है कि रुक जाते हैं कि नहीं, अब हम और नहीं खा सकते, और खाने से हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हर चीज की एक लिमिट होती है। या फिर कोई एक्टिविटी, आप डांस कर रहे हैं, आप जो है गेम खेल रहे हैं,
तो इवन उसका भी आपको देखना पड़ेगा कि गेम आप खेलते ही जाएंगे, क्या आप सोएंगे नहीं, क्या आप खाएंगे नहीं, क्या आप जिंदगी में बाकी कोई काम नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज का और एक्स्ट्रा करने का बेनिफिट क्या है वर्सेस उसकी कॉस्ट क्या है, ये हम देखेंगे। अब ये तो रियल लाइफ में तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप एक घंटा एक्स्ट्रा खेल लिए तो आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, बट व्हेन इट इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो उसमें तो हर चीज एवरीथिंग गेट्स काउंटेड इन मनी। टाइम खर्चा कितना हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। एक वर्कर कितनी सैलरी ले रहा है, इट इज इन मनी। तो हर चीज को पैसे में देखा जाता है, इसलिए इन कंपनीज specifically the marginal analysis is very important and all the decisions are taken। तो कोई भी डिसीजन जो है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वर्कर और रखने हैं कि नहीं, ये सब कुछ मार्जिनल एनालिसिस से ही डिसाइड होता है। सो दैट इज वाई मार्जिनल एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसका एक टेबल बनता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना, तो मैं आपको थ्योरी समझाने के बाद वो डिटेल में बताना सिखाऊंगी। तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको समझना, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब यूजर्स देख लेते हैं पहले, मार्जिन एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आई टोल्ड यू कि यहाँ हर जगह यूज हो सकता है ना। जैसे कि कंपनीज में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी। तो वो जो है अपने देख सकते हैं कि उनका जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी कि उनको फिफ्थ काउ खरीदनी चाहिए कि नहीं, उनका काम उससे बढ़ेगा या खर्चा बढ़ जाएगा, काम उतना नहीं बढ़ेगा, है ना। फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इससे पता चल जाता है कि खर्चा बढ़ रहा है या उससे फायदा ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब अगर हमारा खर्चा मान लीजिए 10 रुपीस के बराबर हो रहा है, तो हमें बेनिफिट डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी को करने का मतलब है। अगर हमारा खर्चा इतना हो रहा है और उससे होने वाला फायदा हमें इतना ही हो रहा है, तो बेहतर है हम उस एक्टिविटी को आगे ना बढ़। करेक्ट। तो हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो मार्जिनल एनालिसिस इज अ डिसीजन मेकिंग टूल यूज्ड टू एग्जामिन the additional benefit of an activity contrasted with the extra cost incurred by the same activity। मतलब सेम काम को करने का खर्चा कितना और फायदा कितना, ये बहुत ही माइन्यूटली इसमें देखना होता है। इसी को कहते हैं मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल का मतलब होता है बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक मिनट, कर्सर, हाँ ये रहा कर्सर। बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये कंपनी को देखना होता है। ये इसी को बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस। नाउ की कॉन्सेप्ट्स, इसमें दो चीजें देखने वाली होती हैं। फर्स्ट वन इज मार्जिनल बेनिफिट, दैट बाय एंगेजिंग इनटू एन एक्टिविटी वन मोर टाइम, मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से हमें फायदा ज्यादा हो रहा है, या फिर उसी एक्टिविटी को एक बार और करने से हमें नुकसान ज्यादा, मतलब हमारा खर्चा कितना आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बेनिफिट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट। कॉस्ट हमारी, खर्चा कम होना चाहिए और बेनिफिट ज्यादा, तभी मतलब है उस काम को आगे करके। करेक्ट। सो इसके नोट्स आप ये मैंने लिखे हुए हैं, जो आप देख लीजिएगा। द एडिशनल बेनिफिट गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग और एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी वन मोर टाइम। और यहीं पर कॉस्ट में आ जाएगा उसका खर्चा, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग और एंगेजिंग इन द सेम एक्टिविटी। अब हम इसका डिसीजन रूल देख लेते हैं। तो डिसीजन रूल मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने पिछली स्लाइड में, कि मार्जिनल बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल बेनिफिट जो है वो हमारा वो ज्यादा होना चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 11 रुपीज, और ये कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें 1 रुपया कहीं ना कहीं अगर बच रहा है तो ही ये इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट। तो एज एड, तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द गोल ऑफ मार्जिनल एनालिसिस इज टू मेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज net benefit मतलब marginal benefit minus marginal cost. You should continue to engage in an activity as long as marginal benefit exceeds the marginal cost. So as adding another unit will increase overall net benefit. तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें उनको फिफ्थ काउ सिर्फ तभी लेनी चाहिए अगर वो 8th काउ तक लेने का सोच रहे हैं इन नियर फ्यूचर, जल्दी से। फिर वो आगे अपने नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं, बफेलो या काउ 6th 7th 8th भी अगर ले लेते हैं तो उनको फिफ्थ काउ ले लेनी चाहिए। और अगर नहीं लेने का सोच रहे हैं, बिजनेस को और आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं, तो उन्हें फिफ्थ काउ भी
नहीं लेनी चाहिए। क्लियर? तो उन्हें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर विल बी एबल टू सेल द मिल्क। अगर वो कल को 8 काओ तक खरीद लेते हैं तो क्या वो 8 काओ का मिल्क प्रोड्यूस किया हुआ आगे बेच पाएंगे या नहीं, ये उनको पहले से देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना है और कितने रुपए लीटर में मिल्क बिक रहा है। ठीक है, तभी उनको आगे बढ़ना चाहिए, वरना 5th काऊ भी उन्हें नहीं खरीदनी चाहिए। अब ये इसका टेबल बनता है। टेबल इज लिटिल कंफ्यूजिंग, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा याद करना पड़ता है इसको, तो मैं आपको बहुत लॉजिकली समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को दिखाते हैं। सबसे पहले 0 to 8 हमने यहाँ ले लिया, आप 7 तक भी ले सकते हैं, 6 तक भी ले सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाना है, और ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तो ऐसे ही होता है। वो सिर्फ बहुत बड़े नंबर्स में होता होगा, यहाँ हम उसी को थोड़े छोटे नंबर्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने 2 यूनिट बनाए। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 यूनिट बनाए तो 2 कितने बनाएंगे मिलकर, तो इसने अगर 2 बनाए तो ये दूसरा आया तो मिलके 4 बनाए, फिर 6 बनाए। ऐसा रियल लाइफ में हरगिज नहीं होगा। रियल लाइफ में क्या होगा, अब देखिए पहला व्यक्ति आया, उसने 10 यूनिट बनाए। ठीक है, 0 था तो तब तक तो 0 था। दूसरा व्यक्ति आया तो दोनों की टोटल प्रोडक्शन हो गई 25। तो 25 मतलब जैसे मैं बोलूं आपको कि आपको आपने एक, इसको मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। आपने एक पेन खरीदा, कर्सर कहाँ चला जाता है बार बार। आपने एक, कहाँ गया कर्सर, हाँ ये, आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए में और 2 पेन खरीदे 25 रुपए में। तो दूसरा पेन कितने का खरीदा, एक 10 का खरीदा, 2 25 में। सो 25 माइनस 10, तो सेकेंड पेन का आप कॉस्ट निकाल लेंगे ना कि दूसरा तो मुझे 15 रुपए का पड़ा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी होती है कि दोनों ने मिलकर के कितना बनाया। जैसे यहाँ पे मिलकर के 2 पेन की कॉस्ट दी हुई है तो आपने सेकंड वाले की निकाल ली। वैसे ही यहाँ पर हमें दिया रहता है कि अलग टोटल दिया रहता है, उसको हम पिछला वाला माइनस करके हमें पता चल जाता है कि कितनी प्रोडक्टिविटी हुई। तो इसको देखिए आप, पहला व्यक्ति आया उसने 10 यूनिट बनाई, ये हमारा हो गया टोटल। टोटल मतलब दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं, या 3 है तो तीनों ने मिलकर के कितना बनाया। तो पहले वाले ने 10 बनाया यहाँ पर, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब बाय एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट कितना बना। तो यहाँ पर तो 0 बन रहा था, हमने इसमें ऐड किया ये 10, तो आंसर आया 10। अब 2 लोगों ने मिलकर के 25 बनाया, तो 2 ने 25 बनाया, लेकिन हमें जानना है कि पहले वाले ने कितना बनाया और दूसरे वाले ने अलग अलग कितना बनाया। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले का। इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले वाले का हमें पता है उसने तो 10 बनाए। तो 25 माइनस 10, तो हमारा आंसर आ गया, दूसरे वाले ने 15 बनाए। पहले वाले ने 10 बनाया था, दूसरे वाले ने 15 बनाया है ना, तो दोनों ने मिलाकर के 25 बनाया। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। अब तीसरा आया तो हमने देखा अरे वाह, ये तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तीनों मिलके। तीसरे वाले के आने से 45 हो गया हमारा प्रोडक्शन। तो लेकिन इसने अकेले ने कितना बनाया, हम जानना चाहते हैं भाई कितना बनाया। तो 45 माइनस, 2 लोग तो 25 बना रहे थे, 45 माइनस 25, तो इस अकेले ने 20 बनाया। मतलब पहला व्यक्ति 10 यूनिट बना रहा था, दूसरा 15, और तीसरा व्यक्ति आया उसने 20 यूनिट्स बनाए। मतलब वाह, तीसरे वाले की तो बढ़ती जा रही है हमारी तो प्रोडक्शन, है ना। अब फोर्थ आया, फोर्थ के आने के बाद हमारा टोटल सबने मिलके 65 यूनिट्स बनाए। तो 65 माइनस 45, 45 तो पहले ही बन रहे थे, 45 माइनस क्या, ओके 20। अच्छा भाई, तुमने भी 20 यूनिट्स बनाई। अब फिफ्थ आ गया, फिफ्थ आया तो टोटल इन सब ने पांचों ने मिलके कितना बनाया, 80 बनाया। तो पहले ही 65 तो बन ही रहे थे, तो 65 को माइनस करो, इसने कितना बनाया अकेले ने, 15। अब देखिए ये एक पॉइंट आया, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। तो ये एक पॉइंट आया जब यहाँ से हमारी प्रोडक्शन बाय एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वर्कर, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट, क्या बोला था मैंने, किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहाँ पर किसका है एक एक्स्ट्रा यूनिट, वर्कर का। एक एक्स्ट्रा वर्कर लेने से हमारी प्रोडक्टिविटी अब कम हो रही है। तो अब हमने बचपन में पढ़ा था सब बराबर बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन। हर किसी की प्रोडक्टिविटी, स्पीड, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि अब मान लीजिए उन्हें हमने जो जगह दी थी, वो जगह धीरे धीरे इतनी क्राउडेड हो गई, भर गई, कि पांचवा जना मान लीजिए एक्सपर्टीज भी था उसको तो भी वो नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है उस जगह में, काम करने के लिए जगह नहीं है। लोग धीरे धीरे आप लोग भरते जाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत स्लो बढ़ रहा है। 15 के बाद 10 ही बना रहा है सिक्स वाला। ये देखिए 6 पर्सन आया, इसने 90 माइनस 80 10 बनाए। सातवां आया उसने तो 6 ही यूनिट बनाए, 96 माइनस 90। आठवां आया उसने तो 4 यूनिट बनाए।
हो सकता है आप 9वां वर्कर अगर यहाँ रखेंगे तो वो 100 के 100 यूनिट, जीरो। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, उसके पास खड़े रहने की भी वहां जगह नहीं है, या कंप्यूटर ही नहीं है उसके पास काम करने के लिए। और जो मैनेजर है वो ऑलरेडी, मान लीजिए इनमें से एक व्यक्ति मैनेजर है और वो 8 लोगों को तो ऑलरेडी समझा रहा है, 7 लोगों को, उसके पास टाइम ही नहीं है इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो इसको कुछ काम ही नहीं दिया गया 4 दिन तक। तो ये क्या हो गया? मतलब हमेशा वर्कर्स ऐड करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? धन का शास्त्र है ये, है ना। इसमें हम मनी के बारे में पढ़ते, तो मनी के बारे में ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैथ्स नहीं है कि व्यक्ति ऐड करते जाएंगे वर्कर्स तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा लोग हो जाएंगे, वो बैठ के गप्पे मारेंगे, दे विल जस्ट पास द टाइम। वो उनकी यूनियन बन जाएगी। पुराने जमाने में वर्कर यूनियन होती थी, वो यूनियन बना लेते थे और कुछ काम नहीं करते थे कि सैलरी तो मंथ के एंड में मिल ही जाएगी। करेक्ट। इसीलिए तो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड सर्विस आ गई कि नहीं, है ना। ये सब चीजें चेंज क्यों हुई? तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि 9 वर्कर 10 वर्कर करने चाहिए क्या हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कहाँ रुकना जाना चाहिए? हमें रुक जाना चाहिए यहाँ पर, मैक्सिमम 5th पर हमें रुक जाना चाहिए, या 4th वर्कर पर रुक जाना। करेक्ट। सबसे कम प्रोडक्टिविटी 5th वर्कर की है यहाँ पर, तो हम या तो 5th वर्कर तक लेके रुक जाएं या 4th पर ही रुक जाएं। या 5th से हमें पता चल गया कि प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो रही है तो हम 5th पे रुक जाएं। क्लियर है? तो ये मार्जिनल एनालिसिस, मतलब हर एक्टिविटी का मार्जिनल एनालिसिस है ये। यहाँ पर हमने इस टेबल में वर्कर्स का किया है। करेक्ट। तो ये हो गया कि किसी एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए या नहीं, ये उसका एनालिसिस है। अब यहाँ पे हम कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट वाले कॉलम पे अगर हम आ जाएं तो एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है? मान लीजिए ये 500 रुपीज है एक दिन की। करेक्ट। तो 1000 हो गई, 1500 हो गई, 2000 हो गई। ये धीरे धीरे 500 रुपए हर व्यक्ति को हमें देने पड़ रहे हैं। तो ये तो मैथ्स से कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि सबकी सैलरी बराबर है, तो सबको हम मैथ्स की तरह बिल्कुल जितने वर्कर्स उतनी सैलरी हमें कॉस्टिंग हमारी आ जाएगी। बट मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी? मार्जिनल मतलब एक व्यक्ति की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी। सो ऑब्वियस सी बात है, ईच एंड एवरी पर्सन इज गिविंग अस अ डिफरेंट आउटपुट। हर व्यक्ति अलग नंबर ऑफ यूनिट बना रहा है, तो हर व्यक्ति जब अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट बना रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट वाला थर्ड हमारा कॉलम है, इसमें हमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने कितना बनाया। पहले व्यक्ति ने 10 यूनिट बनाए, दूसरे ने 15, तीसरे ने 20, फोर्थ पर्सन हैज मेड 20 आउटपुट, फिफ्थ वर्कर हैज गिवन अस 15 आउटपुट। तो अब हम 500 रुपए दे रहे हैं सबको बराबर, तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 500 रुपए उसने लिए और हमें 10 यूनिट बना के दिए, तो एक यूनिट हमें कितने का पड़ा? 50 रुपए का। ये हमें 50 रुपए में एक यूनिट पड़ रहा है, बना के दे रहा है। ठीक है। ये 33 रुपीज में, क्योंकि इसने 15 यूनिट बनाए और 500 ही रुपए लिए हमसे। ये 20 यूनिट बना के दिया, तो इसने हमें 25 रुपए में एक यूनिट पड़ा। 500 डिवाइडेड बाय 20। फिर 500 रुपीज इसने भी लिए हमें और 20 यूनिट बना के दिए, तो एक यूनिट पड़ा 25 रुपए में इस वर्कर का। ठीक है। फोर्थ वर्कर का। फिफ्थ वर्कर का इसने 15 यूनिट दिए तो 33 रुपीज का पड़ा। तो अब ये यहाँ पर जैसे जैसे ये देखिए, इसने 10 ही यूनिट बनाए तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 रुपए का। तो इस तरीके से हमारी कॉस्टिंग वापस से बढ़नी शुरू हो गई। तो ये तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। लेकिन इस टेबल में अभी हमने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस देखा है, हमने मार्जिनल बेनिफिट एनालिसिस इसमें देखा है क्या इस टेबल में? नहीं। तो कंपनी क्या करेगी? पहले मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस भी कर लेगी और उसके बाद मार्जिनल बेनिफिट एनालिसिस भी कर लेगी। कैसे? अब जैसे नेक्स्ट टेबल में हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कितनी है। चलो भाई, हर व्यक्ति हमें तो यूनिट को अलग अलग प्राइस में बना के दे रहा है ना। हर किसी की स्पीड अलग अलग है, तो हमें अलग अलग कॉस्टिंग पड़ रही है। लेकिन जब हम इसको सेल करेंगे मार्केट में, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? अगर मान लीजिए सेल प्राइस 100 रुपए होती है, तो 100 रुपए में अगर हम बेच पा रहे हैं तो फिर तो हम 7th वर्कर तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7th वर्कर भी हमें 83 रुपीज में बना के दे रहा है, तो हमें 17, 17.5 रुपए तो फिर भी 17.5 रुपीज हमें फिर भी फायदा ही हो रहा है। तो जब तक कि हमें थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट, जब तक हमें 15-16 रुपए 17 रुपए भी हो रहा है, तब तक हम जा सकते हैं। ओके, 7th वर्कर तक जा सकते हैं। ठीक है। तो यही हमें देखना होता है। इस टेबल में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग तक का दिखाया और समझाया।
ताकि आप एक साथ सब समझ के कंफ्यूज ना हो जाए। अब मैं आपको मार्जिनल बेनिफिट वाला टेबल भी बाकी का आधा टेबल दिखाती हूँ, ठीक है, और हम उसको सीख लेते हैं। तो अब ये हमारा आगे का जो है सेलिंग प्राइस के साथ हमने बना दिया है। तो वर्कर हमारे कितने थे, वही 8 सेम वर्कर्स हैं। हमने टोटल आउटपुट का कॉलम यहाँ से हटा दिया है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक व्यक्ति कितना आउटपुट दे रहा है वो हमने यहाँ पे रखा है। अब एक व्यक्ति की कॉस्टिंग कितनी निकाली थी हमने, 500 रुपीज डिवाइडेड बाई 10, 50 रुपए में ही बना के दे रहा था, वो वाला कॉलम हमने यहाँ रखा है। और हम बेच पा रहे हैं इसको 100 रुपीज। तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें फायदा हो रहा है, ठीक है। और अगर ज्यादा फायदा कमाना चाहती है कंपनी तो वो 6 वर्कर के बाद रुक सकती है कि हमें एटलीस्ट 50 रुपए 100% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे वो रुक जाए। बट 8th वर्कर हरगिज कंपनी को हायर नहीं करना चाहिए। बाय एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट एट दिस पॉइंट, 8th वर्कर, कंपनी इज इनकरिंग लॉस। कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितना, 25 रुपीज पर यूनिट का लॉस यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब कोई भी एक्टिविटी सिर्फ करते जाने से हमें हमेशा फायदा नहीं होगा। टोटल आउटपुट तो हमारा बढ़ते हुए शायद दिखे, यहाँ पर भी दिखे, सब यहाँ तक भी हमें टोटल आउटपुट शायद बढ़ता हुआ दिख जाए, है ना, लेकिन हमारा मार्जिनल नहीं बढ़ रहा है। मार्जिनल बेनिफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से यहाँ पे ज्यादा हो गया है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, इकोनॉमिक सेज कि आपका जब तक कि मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब 100 रुपए तक भी अगर एक व्यक्ति ले रहा है और 100 रुपए में भी बना के दे रहा है और आप 100 में बेच पा रहे, वहां तक ही आपको सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। अगर 100 का 101 रुपए आपका खर्चा हो रहा है और 100 में आप उसको बेच पा रहे हैं, मतलब 1 रुपए के लॉस में भी आपको ये नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ तक की। क्लियर? तो यही मार्जिनल, अब ये लेकिन पता कैसे चलेगा, ये मार्जिनल एनालिसिस से ही पता चलेगा, मार्जिनल कॉस्ट के एनालिसिस से और मार्जिनल बेनिफिट के। सो कंपनीज मस्ट डू दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और कंपनीज ये करते ही हैं। मार्जिनल एनालिसिस हर कंपनी करती है। आप देखिए आजकल कार्स मैन्युफैक्चरर्स, पहले वो कार्स बनाकर रखते थे वेयर हाउस में बहुत सारी, फिर बिके ना बिके, बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट आ जाने से, पूरे इंडिया को कनेक्ट हो जाने से, द शॉपकीपर्स जो आपके डीलर्स हैं, दे डू नॉट दे हैव ओनली 1 or 2 पीसेस। कोई भी गोडाउन नहीं होता है, आपको बुकिंग करनी पड़ती है। आप बुक कर दीजिए कार, आपको 20-25 दिन में मिल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब वो पहले ऑर्डर ले रहे हैं थोड़ा सा पैसा लेकर, और फिर चीज 15 दिन बाद बननी शुरू होती है। 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कोई कैंसिल भी कर दे तो कर दे, कोई बात नहीं, है ना, पूरा पैसा वापस कर देंगे। बट एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, एक्स्ट्रा बन के इन्वेंट्री या स्टॉक की तरह नहीं रख पड़ रही है कार। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, बाय एडिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन का 1 एक्स्ट्रा यूनिट भी नहीं बनाना चाहती कंपनी आज की डेट में। वो पहले ऑर्डर लेगी, बाद में बनाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज ने मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस उसमें किया कि एक कार, एक एक्स्ट्रा कार भी अगर हम बनाते हैं तो हमें कितना खर्चा आ जाता है, और वो कार पुरानी होती है ना। तो एक भी एक्स्ट्रा कार कंपनी नहीं बनाना चाहती है, और जितनी कार्स बन रही हैं उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स हम हायर करें। हम क्यों एक्स्ट्रा रखने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर हायर करें? नहीं, हम तो उतने ही हायर करेंगे जो बिल्कुल एंगेज रहे अपने काम में, कि ये ऑर्डर की कार है वो बन रही है, बस उसके लिए ही वर्कर हायर करें। हम हायर ना करें वर्कर बिल्कुल एक्स्ट्रा कि वो जो है ना ऐसी कार बना रहा है जो पड़ी रहने वाली है इन फ्यूचर, नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्जिनल कॉस्ट, एक मार्जिनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, है ना। इट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत ही यूजफुल है। क्लियर? किसी भी कंपनी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मोर वर्कर और यूनिट ऑफ इनपुट। यहाँ पर बाय एडिंग शब्द यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, बाय एडिंग 1 मोर वर्कर या फिर यूनिट ऑफ इनपुट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? It is the additional cost incurred to produce 1 more unit of output। तो 1 more लिख दिया यहाँ पे additional की जगह, ठीक है, more मतलब वही additional। फिर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 100 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस थी एक यूनिट की, और हर वर्कर का जो है 500 रुपए वो था मतलब वेजेस। तो कभी भी हमें देखना है वो कितने यूनिट बना रहा है। मान लो वो एक ही यूनिट आके बना रहा है तो
हमें 500 रुपए का एक यूनिट पड़ गया और सेल बेच पा रहे हैं 100 रुपए में, बिल्कुल ये बिजनेस तो शुरू करना ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंजेस, ट्रायंगल मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो आपको याद होगा टेबल में हमने टोटल प्रोडक्ट वाले कॉलम में ऐसे पीछे वाला जो है माइनस करके निकाला था। पीछे वाला अगर वैल्यू 125 है, ये 100 है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ऐसे माइनस करके निकाला था। तो थर्ड वर्कर का जैसे कि उस रो में जो दिया हुआ था 45, 3 लोगों ने मिलके बनाया, तो पिछले 2 ने कितना बनाया था 25, तो हो गया 20 बनाया थर्ड वाले ने। इस तरीके से फॉर्मूला है डिफरेंस इन टोटल प्रोडक्टिविटी, ये माइनस करने से निकल आता है। वो हमने वहां पर किया भी था, ये ऐसे एरो बना के मैंने दिखाया था। फिर मार्जिनल कॉस्ट कितनी पड़ी, तो 500 रुपए वो ले रहा है, डिवाइडेड बाय 20 यूनिट्स उसने बनाए, ये उसने थर्ड वर्कर ने 20 बनाए, तो वो हमको 25 रुपए में बना के दे रहा है। इस तरीके से ये फॉर्मूला है, वही जो मैंने आपको वहां समझाया था। इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो ये एग्जांपल है कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। रियल एग्जांपल आपको एक आधा बता देती हूँ। अ कंपनी डिसाइडिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट to produce should analyze the marginal cost of producing one more unit versus the marginal revenue, the price at which it can sell that unit। तो कंपनी को सेलिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना चाहिए कि हमें और बनाना चाहिए या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा था जैसे 100 रुपीज में बेच सकती है, तो अगर 83 रुपीज तक में भी बना के दे रहा था हमें सेवेंथ वर्कर, तो सेवेंथ वर्कर तक जा सकते हैं। एट्थ वर्कर 125 में बना के दे रहा था, तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग रोल है। फिर कंजम्पशन में एक कंज्यूमर जो है वो कितने आइसक्रीम के स्कूप खरीदेगा एक बार में। तो देखिए ऑब्वियसली कस्टमर भी अपना जब कोई भी चीज खरीदता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मिठाई का डब्बा खरीदा और वो 1000 रुपए किलो है, तो 1000 रुपीज की आप अगर मिठाई खरीदते हैं 1 kg, तो पहला डब्बा आपको जो यूटिलिटी देगा वो बहुत ज्यादा होगी, आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा मिलेगा कि हाँ। लेकिन सेकेंड डब्बा, थर्ड डब्बा, आप बोलोगे नहीं क्या करना है इतना सारा, अब मुझे उतना मजा नहीं आएगा खाने में, इतने दिनों तक कौन खाएगा। तो कोई भी सेकेंड थर्ड यूनिट जो है ना कम बेनिफिट आपको देती है। कस्टमर भी कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करता है ऑफ वन एडिशनल यूनिट, मार्जिनल यूनिट। तो कम जब कस्टमर के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट का बेनिफिट कम होता जाता है, ये चीज को ध्यान में रख के कंपनी प्रोडक्शन करती है। तो कंजम्पशन मतलब एक व्यक्ति के पर्सनल कंजम्पशन को भी कंपनी को ध्यान में रखना है कि उसको कितना एडिशनल यूनिट से बेनिफिट मिल रहा है, उतना ही कंपनी प्रोडक्शन करे। तो इसका बेनिफिट जो है वो कंपनी के लेवल पे भी है और पर्सनल लेवल पे भी है, मार्जिनल का मतलब बेनिफिट समझने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।